नमस्कार, मैं हूँ जीके सिंह। एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्रेरणा कोचिंग सेंटर के इस एजुकेशनल चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं आपकी 10वीं कक्षा बिहार बोर्ड सामाजिक विज्ञान का 5वां वीडियो। अभी हम आपको बता दें, ये जो हम लोगों का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन का सीरीज चल रहा है, ये पूरे सामाजिक विज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसका हम लोग 10वीं कक्षा का अध्ययन कर रहे हैं। 20 फरवरी 2026 को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं, और हम लोग क्रैश कोर्स का जितना भी मटेरियल है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज हम लोगों का 201 प्रश्नों से लेकर के 250 प्रश्नों के बीच ऑब्जेक्टिव डिस्कशन होने वाला है, जिसमें बच्चों हम लोग, ये हमारा 5वां वीडियो है। इसका मतलब ये है कि इससे पहले भी हम लोग 4 वीडियो जो है अपलोड कर चुके हैं। अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 या पार्ट 4 वीडियो नहीं देखें तो निश्चित रूप से उसे भी देखिए। और अगर आप 400 प्रश्नों तक का डिस्कशन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इस बार का जो एग्ज़ाम होगा दोनों पारियों में इसी से आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो चलिए, बिना समय व्यतीत करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन। हमारा आज का पहला सवाल कि म्यांमार की राजधानी कहाँ है। बच्चों, म्यांमार एक देश का नाम है और उसकी राजधानी पूछी जा रही है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको थिम्पू का कौन सा कहाँ की राजधानी है उसके बारे में बताया था। चूंकि थिम्पू किसका राजधानी है जी? भूटान का राजधानी है। काठमांडू किसकी राजधानी है? तो नेपाल की राजधानी है। और आपको पता है कि काबुल जो है वो अफगानिस्तान की राजधानी, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। तो यहाँ पर जो नेपीता है, थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया, नेपीता, ये कहाँ की राजधानी है? तो ये बच्चे राजधानी है म्यांमार की, ये राजधानी है म्यांमार की। तो यहाँ पर हमने सब इधर राजधानी लिख दिया और इधर जो है हम उसके राज्य का नाम लिख दिए। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? म्यांमार की राजधानी कहाँ? तो इसके अनुसार नेपीता जो है सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ये बालक 201 का हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं, और हमारा दूसरा सवाल है 202 नंबर। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वीडन, एक देश का नाम है बालक स्वीडन, और पूछ रहा है कि स्वीडन की मुद्रा क्या है। जैसे कि हमारे देश की मुद्रा है रुपया, अमेरिका की मुद्रा है डॉलर, कई देश, सभी देशों की अपनी अलग अलग मुद्रा होती है। उसी तरह से स्वीडन एक देश है, वहां की मुद्रा का नाम क्या है? तो बच्चों, वहां की मुद्रा का नाम है क्रोना। याद रखिएगा, वहां की मुद्रा का नाम बालक है क्रोना। वहां की मुद्रा का नाम क्या है? क्रोना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सवाल है कि भारत का कुल कितना राज्य बांग्लादेश की सीमा के साथ साझा करता है? हमारे पड़ोस में देश है बांग्लादेश, जिसमें पिछले कई दिनों से वहां पर जनसंघर्ष चल रहा था। आपस में ही वहां पर सत्ता को लेकर के मारपीट हो रहा था, और पाकिस्तान इसका भरपूर लाभ उठा रहा था। और पिछले कई महीनों से बांग्लादेश भारत के विरुद्ध अपनी अलग नैरेटिव भी सेट करता है। तो हमारा जो पड़ोसी एक राज्य है जो कि भूतकाल में पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, लेकिन भारत के ही वजह से आज एक स्वतंत्र देश है, और इसका नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है जी? बांग्लादेश। और बांग्लादेश की जो सीमा है भारत के कितने राज्यों की सीमा से मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों 5। यानी बांग्लादेश जो देश है वो हमारे भारत के 5 सीमाओं से उसकी सीमा मिलती है। आप कमेंट करके बताएं कि वह पांचों राज्य भारत का कौन कौन सा है जहां बांग्लादेश की सीमा मिलती है। तो बच्चों, अगर आपको आता है इसका आंसर तो निश्चित रूप से हमें कमेंट करके इसका आंसर बताएं। नेक्स्ट सवाल है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये एक राष्ट्रीय उद्यान है, और ये राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों, ये रिजर्व बाघ के लिए काफी अधिक प्रचलित है। तो ये है, पाया जाता है बालक गुजरात में। याद रखिएगा, ये पाया जाता है कहाँ पर? गुजरात में। ये पाया जाता है बालक गुजरात में। अगला सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को के विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था?
हमारे बिहार का जो एक महत्वपूर्ण धरोहर है, जो कि पूरी दुनिया को एक समय में ज्ञान बांटता था, और पूरी दुनिया का सबसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में से एक था, जिसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। आपको पता है कि बख्तियार जी खिलजी के द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया, इसमें आग लगा दिया गया, इसकी सभी प्रतिलिपियों को नष्ट कर दिया गया। देश विदेश से लोग आकर के यहाँ पर अध्ययन करते थे, लेकिन सरकार का ध्यान फिर से इसकी ओर गया, और 2016 ईस्वी में, बालक याद रखिएगा, इसको जो है ना यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन तो 2016 है नहीं, तो ये टाइपिंग करने में गलत हो गया होगा, और निश्चित रूप से जब आप एग्जाम देंगे तो वहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो मिलेगा आपको 2016। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगला सवाल है कि नागी नटकी झील, यह एक प्रकार का क्या है, सरोवर है। नागी नटकी एक प्रकार का सरोवर है, एक प्रकार का झील है बालक। और ये जो झील है ये बिहार के किस जिले में है? तो आपको याद रखना कि ये बिहार के बालक जमुई जिले में, याद रखिएगा। ये नागी नटकी जो झील है ये बिहार के जमुई जिले में। वैसे उतना प्रसिद्ध झील नहीं है, लेकिन ये अगर पूछा जाए नागी नटकी झील कहाँ है, तो बच्चों बताना है ये हमारे खगड़िया जिला के पड़ोसी, चूंकि मुंगेर के बाद आ ही जाता है, तो वो जमुई जिले में। चलिए अगला सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस, यहाँ पर बोस होना चाहिए, बोस, समझे, जिसको कि हम लोग नेताजी के भी नाम से जानते थे, सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम लोग नेताजी के भी नाम से जानते हैं। और इनके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया? तो आपको पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस पश्चिम बंगाल के थे, तो इसको ध्यान में रख करके पश्चिम बंगाल की राजधानी जो कलकत्ता है, उस एयरपोर्ट का नाम है, उस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम है सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बात याद रखना बच्चों, उसका नाम है सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जब भी आपको कोलकाता जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा तो आप देखेंगे कि उस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम है सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बच्चों एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हमारे पटना में भी एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है नाम का, उसका नाम क्या है? वो किस महापुरुष के नाम पर हमारे पटना के हवाई अड्डा का नाम रखा गया? आप कमेंट करके हमें बताइए कि जो बिहार में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है पटना में, वो किस महापुरुष के नाम पे रखा गया, यानी इसका हवाई अड्डा का पूरा नाम क्या है? तो आप हमें कमेंट करके इसका आंसर बताने का प्रयास करें। अगला सवाल है कि सोना का उत्पादन, बच्चों कह रहा है कि सोना का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है? आप दिमाग में ये नहीं रखना कि जिस राज्य में सोना काफी अधिक है तो वो राज्य काफी ज्यादा अमीर हो जाएगा, क्योंकि देश के जितने भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं उस पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है। तो केंद्र सरकार उसको अपने अधीन रखता है और वो तय करता है कि सोना का क्या करना है। लेकिन सोना उत्पादन में पूरे भारत में नंबर 1 है बालक कर्नाटक, याद रखिएगा। सोना के उत्पादन में, चूंकि कर्नाटक में कई ऐसे खाद्यान्न है बच्चों जहाँ पर काफी अधिक संख्या में सोना पाई जाती है, काफी अधिक मात्रा में वहां पर बच्चों सोना पाई जाती है। अगला सवाल है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? मतलब क्या कि जो गोदावरी नदी है बालक, ये कहाँ से निकलती है, किस पहाड़ी से निकलती है? जैसे गंगा नदी हिमालय से निकलती है, उसी तरह से गोदावरी जो नदी है वो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलता है बच्चों, याद रखिएगा। वो निकलता है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से, याद रखना, ये निकलता है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। अगला बालक सवाल है क्वेश्चन नंबर 211, और बच्चों सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, आपको पता है कि 2011 में जनगणना हुआ, इधर हुआ है, तो उसका अभी तक हुआ ही नहीं है। अब जनगणना जो हमारा लास्ट टाइम हुआ वो 2011 में हुआ, 2021 में होना था, कोरोना की वजह से जनगणना नहीं हो पाया था। तो कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? मतलब सबसे कम जनसंख्या किस जिले में बिहार में? तो बच्चों ये है शेखपुरा में, यानी शेखपुरा जिला है जहाँ की जनसंख्या सबसे कम है। सबसे कम क्या है? वहाँ की जनसंख्या। तो इस चीज को हमेशा हमको याद रखना। और ये कई कंपटीशन के भी एग्जाम में बच्चों ये सवाल पूछा गया था। हाल ही में आपका शिक्षक जो TRE 1 TRE 2 TRE 3 का जो एग्जाम हुआ है आपके 10वीं कक्षा से, उसमें काफी अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सवाल भी TRE वाला जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया था सवाल।
चलिए अगला सवाल है कि भारत में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, यानी हमारे देश में कितना वन है, किस राज्य में वन की संख्या घट रही है, किस राज्य में वन की संख्या बढ़ रही है, इन सभी को लेकर के रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है, एक सर्वेक्षण रिपोर्ट दिया जाता है। और ये सर्वेक्षण रिपोर्ट बालक आता कहाँ से? तो ये सर्वेक्षण रिपोर्ट ना तो दिल्ली से आता है, ना कलकत्ता से आता है, ना नागपुर से आता है बच्चों, ये रिपोर्ट आता है देहरादून से। याद रखिएगा, भारत में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कहाँ से आता है? तो ये आता है देहरादून से। याद रखिएगा, ये आता है कहाँ से? तो देहरादून से आता है। अगला सवाल है कि भिलाई लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? यानी लोहा बनाने की जो एक फैक्ट्री है भिलाई लौह संयंत्र इस्पात, ये बच्चों है छत्तीसगढ़ में। याद रखना ये कहाँ है? तो ये है बच्चों छत्तीसगढ़ में, ये है छत्तीसगढ़ में। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाह निर्यातक पतन है? अब देखिए, चूंकि अगर यहाँ पर पतन लिख दिया है, पतन का मतलब होता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाला वो स्थान बताइए जहाँ से चाय का काफी अधिक मात्रा में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता हो। लेकिन वैसे अगर कह देता कि भारत में सर्वाधिक चाय कहाँ उपजता है, तब असम बोल सकते हैं, दार्जिलिंग बोल सकते हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ पर पूछ रहा है पतन, पतन का मतलब इसका व्यवसाय सबसे अधिक कहाँ से होता है? तो बालक सबसे अधिक व्यवसाय होता है बालक कोलकाता से। यानी इन चार ऑप्शन के अनुसार चाह निर्यातक पतन बालक कहाँ होगा? तो ये हो जाएगा बच्चों कोलकाता में। याद रखिएगा, ये हो जाएगा कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, और 215वां नंबर सवाल है, और ये सवाल हम लोगों के बोर्ड पे रहा। और बच्चों सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, हम आपको पूर्व में भी बताया कि बिहार में 2011 में ही लेटेस्ट, मतलब सबसे जो अभी लेटेस्ट जनगणना हुई है, सबसे अंतिम बार जो जनगणना हुई है 2011 में हुई है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जनसंख्या का घनत्व, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों, कह रहा कि बिहार के जनसंख्या का घनत्व कितना व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है? तो ये वर्तमान समय में है बालक 1104। अब चूंकि इसमें 1104 ऑप्शन नहीं है, ये पहले क्वेश्चन बना होगा, इधर कुछ बढ़ा है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1102। तो मतलब याद रखिएगा कि थोड़ा सा इसी के आसपास रहता है, जनसंख्या दिन प्रतिदिन थोड़ा बढ़ रही है, तो ये रिपोर्ट थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो ये है 1104, याद रखिएगा 1104 होगा। अगला सवाल है बालक की सोपनी कृषि। सवाल क्या है जी? सोपनी कृषि प्रचलित है, सोपनी कृषि जो है ये प्रचलित है, या होती कहाँ है? सोपनी कृषि का मतलब होता है बच्चों कि पहाड़ी इलाके में जब ढाल नुमा खेत बना करके हम लोग खेती करते हैं, तो उस कृषि को हम लोग बोलते हैं सोपनी कृषि। तो अब यहाँ पर सोपनी कृषि वही होगा बच्चों जहाँ पहाड़ी एरिया होगा। तो पहाड़ी एरिया कहाँ होगा? हरियाणा में तो नहीं है, पंजाब में नहीं है, बिहार में नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो है इस प्रकार की खेती कहाँ होगी? तो उत्तराखंड में होगी। इस ऑप्शन के अनुसार सोपनी कृषि सबसे अधिक कहाँ होगी जी? तो वो होगी उत्तराखंड में। याद रखिएगा ये कृषि कहाँ होगा बच्चों? तो ये कृषि होगा उत्तराखंड में। अगला सवाल है बच्चा लोग कि अशोक पेपर मिल बिहार के किस जिले में है? याद रखना, अशोक पेपर मिल बिहार के किस जिले में है? ये क्वेश्चन है कि अशोक जो पेपर मिल है बच्चों, ये बिहार के किस जिले में है? यानी ये क्या है? अशोक पेपर मिल। अशोक पेपर मिल का मतलब हो गया कि एक अखबार छापने वाली मिल है, ये हमारा है दरभंगा में। याद रखिएगा ये कहाँ है? तो ये है दरभंगा में। ये कहाँ है बच्चों? तो ये है दरभंगा में। अगला सवाल है 218 नंबर, और ये जनरल क्वेश्चन के भी दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों। करा कि ग्रांड ट्रंक रोड, जिसको हम लोग जीटी रोड भी शॉर्टकट में बोलते हैं, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था बालक शेरशाह सूरी ने। याद रखिएगा शेरशाह सूरी ने करवाया था। अभी जो आसाम रोड जिसको आप बोलते हो ना, जो हमारा NH31 वाला पार्ट है, यही है ग्रैंड ट्रंक रोड। ये लंबा चौड़ा रोड जो आप देख रहे हैं, ये किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। याद रखिएगा शेरशाह सूरी के द्वारा इसको बनाया गया था। अब यहाँ पर जो एक क्वेश्चन आ रहा है कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? आप सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर रोपण फसल किसको कहते हैं। रोपण फसल का मतलब होता है कि एक प्रकार का व्यावसायिक फसल,
जिसको उगाने में पैसा खर्च हो, जो कि व्यवसायिक दृष्टिकोण से उसको उगाया जाता हो और काफी खर्चीला हो, तो इस प्रकार की फसल को हम लोग बोलते हैं रोपण फसल। जैसे रबर हो गया, गन्ना हो गया, चाय हो गया। लेकिन धान जो है ये रोपण फसल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी ए भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा और डी नंबर भी गलत हो जाएगा। अगला सवाल है 120 नंबर, और सवाल रहा ये बोर्ड पे आपका कि भारत के किस स्थान को भारत का बर्गिमगम कहा जाता है। देखो बालक, यह कहा जाता है जमशेदपुर को, याद रखना है, जमशेदपुर को कहा जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा औद्योगिक क्रांति हुआ था वो बच्चों हुआ था इंग्लैंड में। वहां पर काफी अधिक जो है इंडस्ट्रीज था। तो अब क्या है कि भारत का भी जो जमशेदपुर है वो इस क्षेत्र से मिलता जुलता है, इसीलिए जमशेदपुर को हम लोग भारत का बर्मिंघम कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत का बर्मिंघम हम लोग जमशेदपुर को कह सकते हैं। अगला सवाल है हमारा कि निम्न में से किसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान कहाँ बनता है, तो याद रखना है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान या आईटी सेल हमारे मतलब हमारे भारत में आईटी का एक्स्ट्रा सामान है, जैसे चाहे डिजिटल बोर्ड हो, कंप्यूटर हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ये सबसे अधिक बनता है बालक बेंगलोर में। याद रखिएगा, कहाँ बनता है जी, बेंगलोर में बनता है, याद रखना है। तो भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है वो बेंगलोर को कहा जाता है। आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है, और मेन कैपिटल तो आपको पता ही है दिल्ली को कहा जाता है। ये सभी चीजें हम लोगों को निश्चित रूप से याद रखनी है। अगला सवाल है 12 की प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था। तो इस मार्ग का नाम था बालक रेशम मार्ग। यानी प्राचीन समय में एक मार्ग हुआ करता, अभी तो जल के माध्यम से हम लोग सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, व्यापार करते हैं, लेकिन प्राचीन काल में हम लोग एक मार्ग यूज करते थे जिससे कि एशिया और यूरोप के साथ हम लोगों का व्यापार हुआ करता था, और उस मार्ग का नाम होता था रेशम मार्ग। बच्चों, उस मार्ग का नाम होता था रेशम मार्ग, याद रखिएगा, उस मार्ग का नाम होता है रेशम मार्ग। अगला सवाल है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। बच्चों, हमको पता है कि काली मिट्टी एक बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है, तो इस मिट्टी का दूसरा नाम क्या था। इस मिट्टी का बच्चा दूसरा नाम है रैगुर मिट्टी, याद रखिएगा, इस मिट्टी का दूसरा नाम है रैगुर मिट्टी, इस मिट्टी का दूसरा नाम है रैगुर मिट्टी। अगला सवाल है कि आग लगने पर आग बुझाने वाला अग्निशामक यंत्र में कौन सा गैस भरा होता है। तो आपको याद रखना, जो जो फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी होती है वो पानी का जो बौछार करता है बच्चों, तो पानी के बौछार के साथ साथ उसमें कुछ गैस मिलाया रहता है, और वो गैस रहता है CO2। याद रखना, वो गैस रहता है बालक CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या करता है कि पानी के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड का भी फवारा दिया जाता है आग पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव में आने से आग बुझ जाता है। बच्चों, क्या हो जाता है, आग बुझ जाता है। तो याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा क्या जी, ऑप्शन नंबर सी। कहता है भूकंप को किस यंत्र से मापा जा सकता है। आपको पता है कि भूकंप को मापने के लिए जिस यंत्र का हम लोग बालक उपयोग करते हैं उसका नाम होता है सिस्मोग्राफ। उसका बच्चों नाम क्या होता है, उसका नाम होता है सिस्मोग्राफ, याद रखिएगा, इसका नाम होता है सिस्मोग्राफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीमारू राज्य है। अब देखिए, इसमें आपको बिहार भी बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य है, राजस्थान भी बीमारू राज्य है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है, तो यहाँ पर बीमारू राज्य नहीं है लिख दीजिए, तब जाकर ये क्वेश्चन सही होगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये और ये तीनों बीमारू राज्य है ऑप्शन में। तो जब तक आप क्वेश्चन को नहीं सही करेंगे तो ये आंसर गलत हो जाएगा। अगर आप आंसर को नहीं सही करते तो पूरा क्वेश्चन ही गलत है। तो इस चीज को हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल कह रहा कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब मनाया जाता है। यानी आप देखते हैं ना कि वित्तीय वर्ष का मतलब क्या होता है, एक वित्तीय कैलेंडर आता है। ये कैलेंडर बच्चों होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च तक चलता है। इसलिए आप देखते होंगे कि मार्च में जो है ना बैंक वाले सब जो भी है वो सब खाता खेसरा बंद करता है, और बैंक में आपका कोई काम नहीं होगा। अगर लोन लेने जाते तो लोन नहीं पास होता है, क्योंकि उस समय चलता है मार्च क्लोजिंग। क्या चलता है, मार्च क्लोजिंग। तो बच्चों, हमारे देश में जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च तक चलता है। ऐसे मान लो कि अगर 2026 में वित्तीय वर्ष कब होगा,
तो 1 अप्रैल से शुरू होगा और ये बालक चलेगा कब तक? 31 मार्च, कब तक? 2027 तक चलेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं वित्तीय वर्ष, याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं वित्तीय वर्ष। यानी अगला महीना जो आएगा ना उसको हम लोग बोलेंगे मार्च क्लोजिंग। और देखिएगा बहुत सारा पेमेंट उस महीने में बहुत सारे लोगों का फंसा रहता है। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बिहार तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हम लोग तो गरीबी रेखा में जीते। पंजाब भी नहीं है, बेचारा खाने पीने में बहुत उड़ा देता है। हरियाणा भी तो पंजाब का ही चचेरा भाई है। तो यहाँ पर एक मछली पालन करने वाला राज्य है गोवा। समझ जाइए, यहाँ के लोगों का सबसे प्रमुख व्यवसाय है मछली पकड़ना। और पूरे भारत में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति अगर आय किसी का है तो वो किसका है? गोवा के ही लोगों का। समझ लीजिए, मछली पकड़ पकड़ के भी ये समुद्र से पूरे भारत में सबसे अधिक कमाने का ये लोग रिकॉर्ड बनाकर रखता है। अगला सवाल है कि जवाहर रोजगार योजना, क्या जी इसका नाम कई बार चेंज होते रहता है, कभी मनरेगा हो जाता है, कभी नरेगा हो जाता है, आजकल क्या रहा है रामजी करके कुछ चेंज होते रहता है। तो ये जो जवाहर रोजगार योजना है ये चालू कब किया गया था? तो चालू किया गया था 1898 में, यानी 1989 ईस्वी में इसको चालू किया गया था बच्चों। अगला सवाल है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन हुआ था बच्चों 1952 ईस्वी में। इसका गठन हुआ था 1952 ईस्वी में, याद रखना है। कहता है जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? मान लो कि जो देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा तो ऑटोमेटिक अमीर होगा। अमीर होगा तो सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर वहां लगेंगे, स्कूल अच्छे होंगे, कॉलेज अच्छे होंगे, सब चीज अच्छा होगा। इस प्रकार के देश को बच्चों हम लोग बोलेंगे विकसित देश। जैसे कि अभी अमेरिका है, क्या जी, चीन है, ये सब विकसित देश की श्रेणी में आता है। जापान हो गया। और हम लोग आते हैं बालक विकासशील देश में। और हमारा पड़ोसी देश सब पाकिस्तान सब आता है और विकासशील देश में। बस खाने की भी खाना है और आतंकवादी बल फैलाना है, इसके अतिरिक्त कुछ करना ही नहीं है। चलिए अगला सवाल है कि गरीबी कैंसर की तरह रोग है। ये एक थॉट्स है बच्चों, एक कथन है कि गरीबी कैंसर की तरह रोग है, किसने कहा था? तो इन 4 ऑप्शन के अनुसार बच्चों कहा था अर्थशास्त्री कुजनेट, याद रखना, अर्थशास्त्री कुजनेट के द्वारा ये बातें कही गई थी। लेकिन भारत में भी ये बातें किसी नेता के द्वारा कहा गया था और उस नेत्री का नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। लेकिन यहाँ पर चूंकि अर्थशास्त्र के आधार पर आंसर देना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्री कुजनेट, याद रखना है अर्थशास्त्री कुजनेट। कहता भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? क्वेश्चन थोड़ा उल्टा पुल्टा है, हम इसको सही कर दे रहे। कह रहा भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो बालक ये किया गया था 1969 ईस्वी में, याद रखिएगा। भारत में बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था यानी सरकारी किया गया था, ये कब हुआ था? 1969 ईस्वी में, याद रखना है। ये हुआ था बच्चों 1969 ईस्वी में। अगला सवाल है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? मतलब इकोनॉमी के क्षेत्र में भारत क्या क्या चाह रहा था बच्चों? निर्धनता का तो निवारण प्रत्येक देश चाहेगा, तीव्र आर्थिक वृद्धि भी चाहेगा, उत्पादन रोजगार में भी वृद्धि चाहेगा। इसका मतलब ये सभी चीजें चाहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों उपयुक्त सभी। अगला सवाल है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन सा है? मतलब आर्थिक विकास का जो गैर आर्थिक कारक है, गैर आर्थिक कारक का मतलब होता है बच्चों की जिसमें सरकार को पैसा उसा खर्च करना ना पड़े, उस पर इन्वेस्ट ना करना पड़े, बिना इन्वेस्ट का ही जो है ना ये संसाधन लोगों के बीच मौजूद हो। तो ये जो गैर आर्थिक कारक होगा ये प्राकृतिक संसाधन होगा। क्योंकि तकनीकी विकास, मानवीय संसाधन और सामाजिक संस्था में सरकार को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन प्राकृतिक संस्था में जो प्राकृतिक संसाधन है वो प्राकृतिक के द्वारा हमें उपहार स्वरूप में मिलता है, इसमें हमें इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए हम लोग इसको गैर आर्थिक कारक कह सकते हैं बच्चों। तो हमारा 235 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहता है इटली का एकीकरण का जनक किसको कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण के जनक किसको कहा जाता है जी? मैजीनी को कहा जाता है बच्चों। किसको कहा जाता है? मैजीनी को। मैजीनी के बारे में आपको पता है कि मैजीनी एक साहित्यकार थे, लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक थे और साथ ही साथ एक योग्य सेनापति थे।
वे इटली का एकीकरण करना चाहते थे और उन्हें इस बात का पता भी था कि इटली की जनता तत्कालिक समय में क्या चाहती है। वो लंबे समय से वहां चल रहे जो राजतंत्र थे उससे उब चुका था और वे एक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। तो अतः इसको ध्यान में रखते हुए मैजीनी ने, आपको पता होगा कि 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी, जिसमें इन्हें अपार सफलता भी प्राप्त हुआ था। और इससे उत्साहित होकर के मैजीनी ने पुनः 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की और इन दोनों संस्था के माध्यम से कुछ हद तक इन्होंने इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया। इसीलिए इटली के एकीकरण का जनक हम लोग किसको बोल सकते हैं जी? मैजीनी को बोल सकते हैं। किसको बोल सकते हैं? तो मैजीनी को हम लोग इसका जनक बोल सकते हैं। अगला सवाल है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था नेपोलियन बोनापार्ट। याद रखिएगा, ये किया था नेपोलियन बोनापार्ट। पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने का सबसे ज्यादा श्रेय और सबसे पहला श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को ही जाता है। आपको पता होगा कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक राजा था, लेकिन उस समय जो यूरोप था वो लगभग 300 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था और वहां के जो राजा थे वो अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए एक दूसरे से हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। अब इस राज्य के राजकुमारी को अगर कोई दूसरे राज्य का राजकुमार छेड़ दिया, उसमें भी युद्ध जैसी स्थिति हो जाती थी। अब राजा तो स्वयं सिंहासन पर बैठा रहता था, हजारों सैनिक जो है ना इसमें मारे जाते थे। तो यहाँ के लोग जो है राजतंत्र से उब चुका था। तो नेपोलियन बोनापार्ट को लगा कि जब तक इस 300 छोटे छोटे टुकड़ों को एक नहीं किया जाएगा तब तक यूरोप का विकास नहीं हो पाएगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने तलवार के दम पर यूरोप का एकीकरण करने का प्रयास किए। और नेपोलियन बोनापार्ट ऐसा नहीं कि प्रयास किए, इस 300 छोटे छोटे टुकड़ों को समेट कर वो 33 टुकड़ों में बना दिया। तो आप कह सकते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो यूरोप के एकीकरण का उनको क्या माना जा सकता है? जनक माना जा सकता है। और उन्हीं के द्वारा ये काम सबसे पहले शुरू किया था। तो यहाँ पर जो है ना राइन राज्य संघ का भी निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट जी के ही द्वारा किया गया था। कह रहा गेरीबाल्डी पेशे से क्या है? तो गेरीबाल्डी एक पेशे से नाविक था। आपको पता है कि नाव चलाते चलाते एक दिन गेरीबाल्डी में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो गई थी और इतना ज्यादा राष्ट्रवाद इनमें जगा कि उन्होंने अपना जहाज ही बेच दिया। और जहाज पर जितने भी कर्मचारी काम करते थे उन सबों को इन्होंने अपने यहाँ सेना में बहाल कर लिया और उस सेना का नाम बच्चों रख दिया लाल कुर्ती। और उसी लाल कुर्ती की मदद से ये इटली के छोटे छोटे प्रांतों को जीतकर आपस में मिलाने का प्रयास कर रहे थे। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या हो जाएगा जी? नाविक हो जाएगा। कहता है यूरोप का मरीज किसको कहा जाता था? तुर्की को कहा जाता था, क्योंकि ये हमेशा उल्टा काम करता था। यानी यूरोप के विकास से इसको कोई लेना देना था नहीं। तो यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है तुर्की को कहा जाता है। कहता कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चों कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। जर्मनी का एक राइन प्रांत था जहां पर इनका जन्म हुआ था। और 5 मई 1818 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था जर्मनी देश के राइन प्रांत के टियर नगर में। और इनके पिताजी का नाम था बच्चों हेनरिक मार्क्स, जो कि पेशे से एक वकील था। और इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बोन विश्वविद्यालय से ग्रहण किया था। और 1843 ईस्वी में इनका विवाह हुआ था इनके बचपन के मित्र जेनी से। और इसके बाद ये चले गए थे पेरिस, जहां इनकी मुलाकात फ्रेडरिक एंगल से। और जिनके विचारों से कार्ल मार्क्स इतने अधिक प्रभावित हुए कि इन्होंने अपना पूरा जीवन समाजवाद में बिताने का फैसला किया। और इसी दौरान इन्होंने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना भी किए थे, जिसे हम लोग समाजवादियों के बाइबिल के भी नाम से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे भी बहुत सारा सवाल आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। कहता है रूस में बॉल्शेविक क्रांति कब हुई? आपको पता है कि रूस में बॉल्शेविक क्रांति हुई थी बच्चों 1917 ईस्वी में। यानी और इस बॉल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व करता थे बच्चों वो था लेनिन। याद रखिएगा वो कौन था? लेनिन था। लेनिन एक पार्टी बनाया था जिसका नाम था बॉल्शेविक पार्टी। यही बॉल्शेविकों की मदद से लेनिन क्या क्या पेट्रोगार्ड के रेलवे स्टेशन, डाकघर, कचहरी, यहाँ तक कि जितने भी सरकारी संस्थान थे उन सभी पर कब्जा कर लिया। और वहां पर केरेंस्की की सरकार थी। याद रखना वहां पर किसकी सरकार थी? केरेंस्की की सरकार थी। लेनिन ने केरेंस्की की सरकार को बलपूर्वक गिरा दिया और वहां पर सत्ता को ट्रांसफर कर दिया, समझे, या सत्ता का स्थानांतरण कर दिया। और इस क्रांति को हम लोग बॉल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। ये क्रांति हुआ था बच्चों 7 नवंबर, याद रखिएगा 7 नवंबर 1917 ईस्वी को।
और इस क्रांति को हम लोग अक्टूबर क्रांति के भी नाम से जानते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि हुआ है नवंबर में, अक्टूबर क्रांति कैसे हो गया? तो बच्चों रूस में 2 कैलेंडर चलता था। पुराने कैलेंडर के अनुसार ये जो डेट है 7 नवंबर 1917, ये अक्टूबर महीना का था, इसलिए इस क्रांति को हम लोग अक्टूबर क्रांति के भी नाम से जानते हैं। समझे ना? अगला सवाल है कि वार एंड पीस नामक पुस्तक, एक पुस्तक का नाम है और इनके लेखक थे टॉल्स्टॉय। याद रखिएगा, इनके लेखक कौन थे? टॉल्स्टॉय थे। वार एंड पीस नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो ये थे, याद रखना आपको, लियो टॉल्स्टॉय। अगला सवाल है कि 1917 ईस्वी की जब रूसी क्रांति हो रही थी, समझे, तो उस समय रूस का राजा कौन था? तो याद रखिएगा, उस समय रूस का राजा था जार निकोलस द्वितीय, जो कि एक निरंकुश एवं अयोग्य राजा था। इसको राजकाज में कोई मतलब नहीं था। ये अपने पत्नी के आभूषण पर, उनकी पार्टियों पर और उनके शौक पर उस समय करोड़ों रुपया खर्च करते थे और इसका सीधा असर वहां की जनताओं पर पड़ता था। तो याद, इसी राजा के चक्कर में वहां पर क्रांति हुआ था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1917 ईस्वी को रूसी क्रांति के समय रूस का राजा कौन था? तो आंसर हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय। याद रखना, वहां के राजा थे जार निकोलस द्वितीय। अगला सवाल है बच्चों, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो ये मंदिर बच्चों है कंबोडिया में। याद रखिएगा, ये मंदिर है कंबोडिया में। और आप कमेंट करके बताइए कि अंकोर वाट के मंदिर में कौन से भगवान की पूजा होती है, उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। अगला सवाल है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? अगर हम वास्तव में बात करें तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे भारतीय, लेकिन यहाँ पर भारतीय ऑप्शन में ही नहीं है, तो इस 4 ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा पुर्तगाली। याद रखिएगा, इस 4 ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा पुर्तगाली। याद रखना, इस 4 ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा पुर्तगाली। अगला सवाल है कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना, अनामी दल के संस्थापक थे हो चिनमिन। याद रखिएगा, हो चिनमिन अनामी दल के संस्थापक थे। और इसी को हम लोग न्यूगन आइकोक की भी नाम से जानते हैं। शायद ऑप्शन नंबर ए वही कह रहा होगा, यह स्पेलिंग गलत है, न्यूगन आइकोक। तो ये आंसर सही हो सकता है अगर ऑप्शन नंबर में लिखा है न्यूगन आइकोक, या इन्हीं का दूसरा नाम था हो चिनमिन। याद रखिएगा, इन्हीं का दूसरा नाम था बच्चों हो चिन मिन। अगला सवाल है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई? तो ये आंदोलन था बच्चों बारदौली। याद रखिएगा, इसको कहाँ दिया गया था? तो बारदौली में जो है ना, बारदौली आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी बच्चों। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, इसका प्रथम अध्यक्ष था भूमेश चंद्र बनर्जी। तो अभी तक में 3 सवाल आपके ऑब्जेक्टिव डिस्कशन में हो गया अध्यक्ष को लेकर के। तो कौन कौन था? मतलब कांग्रेस पार्टी का भारतीय महिला अध्यक्ष, फिर दूसरा क्वेश्चन था कि कांग्रेस पार्टी का महिला अध्यक्ष, और आज है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। तो सब क्वेश्चन को याद रखिएगा, कोई ना कोई एग्जाम में पूछा जाता था, पूछा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1885 ईस्वी में। याद रखना, इसकी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि थक गए, चूंकि आज संस्कृत का भी हम लोग क्लास लिए हैं और उसमें भी हम लोग बताए हैं कि गद्यांश बताए हैं, पत्र लेखन बताए हैं, और उसमें भी जो अनुच्छेद लिखना होता है उसके बारे में भी हमने बताया। चलिए, अगला सवाल है कि उड़ीसा में 1914 ईस्वी में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो उड़ीसा में जो 1914 ईस्वी में विद्रोह हुआ था उसका नाम था खेरा विद्रोह। याद रखिएगा, उसका नाम बालक क्या था? खेरा विद्रोह था। और आज का अंतिम प्रश्न है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो बच्चों ये हुआ था 1916 ईस्वी को। किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था कांग्रेस पार्टी के बीच और मोहम्मद अली जिन्ना की जो पार्टी थी मुस्लिम लीग, उसके बीच हुआ था। क्योंकि दोनों में काफी अधिक मतभेद बढ़ गया था, जो कि राष्ट्र हित के लिए उस समय अच्छा नहीं था। अंग्रेज चाहते थे कि दोनों लड़के रहे और फूट डाल करके हम राज करेंगे, लेकिन लखनऊ में 1916 ईस्वी में समझौता हुआ कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच, और इस समझौता के बाद दोनों मिल करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने का शपथ लेते हैं। तो आज हमारा हो गया 250 प्रश्नों तक का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन। हम जस्ट इसके बाद, यानी अब समय नहीं है कि हम कल, यानी इसके जस्ट बाद आपका वीडियो अपलोड होगा जिसमें होगा 251 से लेकर के 300 प्रश्नों तक। तब तक आप लोग इसको अच्छे से अध्ययन करें और परीक्षा को बेहतर बनाने का प्रयास करें। जय हिंद।